हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट करवाई थी। उसके बाद हमने एक लाइव क्लास ली थी जिसमें मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में बताया था, लेकिन वो लाइव क्लास जो है वो सही से नहीं हो पाई। उसकी कुछ वजह हैं जिसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लाइव क्लास का अब आगे क्या होना है। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किया है कंपनी अकाउंट्स के अंदर वो इशू ऑफ शेयर्स कर लिया, इशू ऑफ डिबेंचर भी किया। अब आपके जो आगे टॉपिक बचे हुए हैं कुछ इशू ऑफ डिबेंचर के हैं, कुछ शेयर की थ्योरी बची हुई है, लेकिन अभी जितना भी होना है आज के लेक्चर सहित वो सब एग्जाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली भी उनको समझना आपको बहुत ध्यान से पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। जो ये आपको वर्ड दिख रहा है कोलेटरल सिक्योरिटीज, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं संपार्श्विक प्रतिभूति या संपार्श्विक प्रतिभूतियां। ठीक है, कोलेटरल मतलब संपार्श्विक, प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज। संपार्श्विक को हिंदी में सहायक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति बोल के भी आ सकता है या सहायक प्रतिभूति बोल के भी आ सकता है, लेकिन जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसकी अकाउंटिंग कि इशू ऑफ डिबेंचर अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए जाए डिबेंचर को तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। तो इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। थ्योरी तो आपके बुक में लिखी हुई है, वो आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन उस थ्योरी में जो बोला हुआ है वो मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप अपनी लैंग्वेज बना के भी लिख पाएंगे, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मान लेते हैं एक बिजनेस है, एक कंपनी है, ये है एक कंपनी। ठीक है, नाम रख देते हैं अपन ABC लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है, ओके। और यहाँ पर है आपकी एक बैंक। ठीक है, मान लेते हैं ये है आपकी बैंक, SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब ABC लिमिटेड को पैसा चाहिए, लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन। इसको पैसे की ज़रूरत है, एक्चुअल में मनी की ज़रूरत है। अब वो पैसा जो है वो कैसे लेना चाहती है ये ABC लिमिटेड। जो बेटा अब मैं बोल रहा हूँ ना, उन शब्दों पे ध्यान देना, आपको समझ में आएगा, वापस नहीं बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना। ये ABC लिमिटेड जो है इसको चाहिए लोन। इसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। किससे? इससे। अब लोन जब चाहिए तो लोन, ये बैंक SBI बैंक जो है, बैंकें जो होती है वो लोन देने के लिए तैयार रहती है कंपनीज को, तो लेकिन वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहेगी। मतलब इस ABC लिमिटेड को अगर SBI बैंक से लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एसेट्स यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं लोन लेने के लिए सिक्योरिटीज के तौर पर या गिरवी रख दी। क्या गिरवी रख दी? कोई एसेट्स गिरवी रख दी। ठीक है, तो यहां पर बैंक के पास में एक एसेट्स आ गई, इन्होंने गिरवी रख दी। मान लेते हैं बिल्डिंग, मशीन हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है ना। अब वो प्लॉट पूरा तो जाके कोई गिरवी रखते नहीं है, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाके गिरवी रख देते हैं। तो यहां पर ABC लिमिटेड ने लोन चाहिए ABC लिमिटेड को, और ABC लिमिटेड ने जो है एक एसेट गिरवी रख दी अपना लोन पास करवाने के लिए, लोन लेने के लिए। लेकिन बैंक बोल रही है केवल आपने जो ये एसेट रखी है गिरवी, चाहे बिल्डिंग हो, प्लॉट हो, है ना, लैंड हो, कुछ भी हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, जो भी एसेट गिरवी रखी है उस एसेट के बदले में इतना लोन नहीं दिया जा सकता। मतलब
बैंक को लगता है कि जो मैं लोन दूंगी इस एबीसी लिमिटेड को, अपन आगे चल के एग्जांपल भी ले लेंगे एक अमाउंट का, तो वो जो लोन दूंगी उस लोन के बदले में ये एसेट काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि बैंक का ये सोच रही है कि अगर एबीसी लिमिटेड ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो ये एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, एसबीआई बैंक क्या करेगी, इस एसेट्स को बेच देगी और अपने लोन की रिकवरी करेगी। लेकिन एसबीआई बैंक को लगता है कि अगर इसने वापस रीपेमेंट नहीं किया लोन का तो ये जब एसेट मार्केट में बेचेगी तो उससे जो रिकवरी होगी वो पूरे लोन अमाउंट की नहीं हो पाएगी, ऐसा इसको लग रहा है। तो इसीलिए एसबीआई बैंक ने इसको बोला एबीसी लिमिटेड को कि आप कुछ और गिरवी रखिए, केवल आपकी इस एसेट से कुछ नहीं होगा। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये पूरा, एबीसी लिमिटेड ने बोला कि इस एसेट्स के जो थी वो तो गिरवी रख दी, इसके अलावा हमारे पास कुछ डिबेंचर पड़े हैं, वो डिबेंचर भी आप रख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर तो रखी एसेट और सेकंड नंबर रख रहे हैं कुछ डिबेंचर। अब डिबेंचर कंपनी के पास है और यहाँ पर एक एसेट्स और एक डिबेंचर भी गिरवी रख दिए, ये दो चीज़ें गिरवी रख दी, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये डिबेंचर जो है ये एबीसी लिमिटेड अपने पास से इसको दे रही है, इसका मतलब ये डिबेंचर अभी तक इशू हुए नहीं है। कहने का मतलब एबीसी लिमिटेड एसबीआई बैंक को डिबेंचर इशू नहीं कर रही है, ये सबसे पहली बात। क्या बात? केवल डिबेंचर गिरवी रख रही है, डिबेंचर इशू नहीं कर रही है। इसका मतलब डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं, केवल वहां गिरवी रखे हैं। अच्छा सर, तो गिरवी रखे हुए हैं तो बैंक को क्या फायदा? वापस सुनिए, अगर एबीसी लिमिटेड इस बैंक को लोन का रीपेमेंट वापस नहीं करती है तो ये बैंक क्या करेगी, सबसे पहले एसेट को बेचकर पैसा वसूल करेगी, रिकवरी वो करेगी अपने लोन की। फिर भी अगर रिकवरी नहीं होती है तो ये जो डिबेंचर इसके पास पड़े हैं बैंक के पास, वो डिबेंचर किसके हैं? एबीसी लिमिटेड के। ये डिबेंचर जो है ये कर देगी मार्केट के अंदर इशू। ये डिबेंचर क्या कर देगी? मार्केट के अंदर इशू कर देगी। कौन करेगी? बैंक कर देगी। जो इसके पास गिरवी रखे हुए हैं डिबेंचर, इसको तो बेच देगी, इस डिबेंचर को मार्केट के अंदर क्या कर देगी? इशू, और अपने लोन की रिकवरी करेगी। आगे समझ में? ओके। अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि एबीसी लिमिटेड लोन का पूरा रीपेमेंट टाइम पे कर देती है बैंक को, एबीसी लिमिटेड अपना लोन चुका देती है, तो वो क्या करेगी? एसेट भी अपने पास ले लेगी और डिबेंचर भी अपने पास वापस ले लेगी। बस, आ गया समझ में? ओके। तो इसको बोलते हैं कि ये डिबेंचर जो इसके पास गिरवी रखे हैं, ये कैसे रखे हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। मतलब अभी तक इशू नहीं हुए हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया सहायक रूप में, संपार्श्विक रूप में। संपार्श्विक का मतलब सहायक, एसेट में या लोन लेने में सहायता देने हेतु इन डिबेंचर को रखा गया है, इसलिए इनको बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर। पैसे के लिए इशू नहीं किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सहायक रूप में, इस एसेट्स की सहायता के रूप में इन डिबेंचर को भी रखा है ताकि कंपनी को जो है वो लोन पास हो जाए, कंपनी को लोन मिल जाए, कंपनी का लोन सेक्शन हो जाए। ओके, आ गया समझ में? ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं और जो अभी मैंने बोला वो मैं आपको एक बार वापस बताता हूं बिना बोर्ड को टच किए। देखिए, डिबेंचर इशू किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कंपनी लोन लेना चाहे किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो कई बार क्या होता है, कंपनी जब लोन के लिए अप्लाई करती है
तो उसे अपनी एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन केवल एसेट से वो सामने वाला लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। सामने वाले ने, बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला कुछ और गिरवी रखो, तो उस एसेट के साथ साथ कुछ डिबेंचर भी कंपनी गिरवी रख देती है वहां पर, जिसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब उस सामने वाली बैंक के पास एक तो एसेट पड़ी है और उस एसेट की सहायता करने के लिए डिबेंचर भी पड़े हैं। अब वो बैंक क्या करेगी, अगर कंपनी टाइम पे लोन का रीपेमेंट कर देती है तो वो डिबेंचर और वो एसेट कंपनी के पास वापस आ जाएगी। लेकिन अगर कंपनी टाइम पर लोन का पेमेंट या रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो वो फिर बैंक उस एसेट को मार्केट में बेचेगी, लोन की रिकवरी करेगी, उस डिबेंचर को मार्केट में इशू करके लोन की रिकवरी करेगी। तो आगे समझ में, तो ऐसे डिबेंचर जब गिरवी रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ओके, ठीक। अब आते हैं हम इसकी अकाउंटिंग पर कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग के इसके दो मेथड हैं, तो आप इधर ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग ऑफ issue of debenture as collateral securities, हिंदी में बोलेंगे ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर किया जाने वाला लेखांकन। ठीक, तो इसके अकाउंटिंग करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड है। ठीक है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। कंपनी, इसकी अकाउंटिंग अपन किसकी बुक्स में कर रहे हैं? कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना। बैंक की बुक्स में नहीं कर रहे हैं। बैंक्स की बुक्स में एंट्री करने का जो सिलेबस है वो अपने कोर्स में नहीं है। अपन को सिर्फ किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? कंपनी की बुक्स में। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट मेथड है आपका नो एंट्री, है ना, नो एंट्री वॉज पास्ड, नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाए। किस चीज़ की एंट्री पास नहीं की जाए? इस चीज़ की। किस चीज़ की एंट्री? नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स ऑफ कंपनी। किसकी एंट्री? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, उस एंट्री की बात कर रहे हैं अपन। मतलब जो डिबेंचर इशू करेगी कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास, उसकी कोई एंट्री ना करना, ये पहला मेथड है। और सेकंड मेथड है एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंट्री अगर की जाती है कंपनी की बुक्स में, किस चीज़ की एंट्री? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कंपनी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि ना करना और कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि करना। किस चीज़ की पुस्तकों में प्रविष्टि ना करना और किसकी करना? एक ही चीज़ की कि ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखने की इस मेथड में एंट्री नहीं होती है, और ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखने की इस मेथड में एंट्री होती है। ओके, ठीक है। एक कॉमन एंट्री होगी लोन लेने की, वो इन दोनों में कॉमन होगी। कौन सी एंट्री कॉमन होगी? ये कॉमन एंट्री है, ये तो होगी। क्यों एंट्री ये होगी? क्योंकि ये एंट्री डिबेंचर जो है उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करने की नहीं है, ये एंट्री है लोन लेने की, है ना। तो ये एंट्री होगी लोन लेने पर। दोनों में कॉमन है ये। क्या लोन लेने पर एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो चाहे आप ये मेथड लगाए चाहे ये मेथड लगाए, ये वाली एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। वजह मैंने आपको बता दी, सर यहाँ पर तो एंट्री करनी नहीं है ना, तो फिर क्यों करेंगे ये वाली? इसलिए करेंगे क्योंकि लोन लेने की एंट्री है।
डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखने की एंट्री ये नहीं है। हाँ, डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखने की एंट्री यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, लेकिन बैंक से लोन लेने की एंट्री यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, इसलिए मैंने इसको कॉमन एंट्री बोल दिया। तो चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, ये एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी दोनों में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एंट्री तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। क्या एंट्री? जैसे डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब डिबेंचर इशू करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। हाँ, सेकंड अपन काम करेंगे, इसको शो करेंगे, शो इन बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट के अंदर आपको शो करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस शीट में शो करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। कौन सी? कंपनी वाली बैलेंस शीट, याद है ना? हाँ, ये वाली। यहाँ अपन बैलेंस शीट बना देंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अपन पर्टिकुलर और यहाँ रुपीस, ठीक है। सबसे पहले हेड कौन सा होता है आपको याद ही बेटा? शेयर होल्डर फंड। कौन सा हेड होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में आती है ना कैपिटल, तो डिबेंचर तो लायबिलिटी साइड में आएंगे अपने, है ना, क्योंकि एक तरह का बैंक लोन है और डिबेंचर है, दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन ये होता है। उसके अंदर जो है फर्स्ट क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड होता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। थर्ड होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और ये बैंक लोन और डिबेंचर ये दोनों के दोनों क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अपना थर्ड होगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सीधा थर्ड लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसकी अपने पास, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे। उसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम सीधा लिख देंगे, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे क्या लिख देंगे? यहाँ लोन अमाउंट, लोन का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। जो लोन कितने का लिया वो लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम बैंक लोन सिक्योर्ड बाय 6% या जो भी परसेंटेज होंगे, परसेंटेज डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। बस इतना लिखना है, ये हो गया अपना। ये बैलेंस शीट के अंदर शो करना है, कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में ये शो होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करेंगे अपन डिबेंचर इशू एज, उसकी डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये एंट्री होगी इसकी, ठीक है। ओके, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब परसेंटेज डिबेंचर जो है वो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रही है, और ये हमारा फ्यूचर में हो सकता है हमको लॉस हो, इसलिए हमने इसको डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किया। सस्पेंस नाम इसलिए आया क्योंकि वास्तव में भी सस्पेंस ही है। किस चीज़ का सस्पेंस है? कि जो अपन गिरवी रखेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर बैंक के पास, अब बैंक उसको इशू करेगी या नहीं करेगी, वो सस्पेंस है। क्यों सस्पेंस है? क्योंकि हो सकता है वो डिबेंचर बैंक मार्केट में इशू करे, हो सकता है नहीं करे। डिबेंचर बैंक मार्केट में इशू कब करेगी? जब हम उसको लोन का पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने लोन का पेमेंट उसको टाइम पे कर दिया तो वो इशू नहीं करेगी। मतलब वो डिबेंचर इशू हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसलिए आप याद रखना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ओके। सेकंड हम क्या करेंगे? इसको शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। सेकंड हम क्या करेंगे? शो इन बैलेंस शीट। हाँ, एक चीज़ और बेटा, इधर देखिए, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, तो उस फॉर्मेट में एक यहाँ पर होता था नोट नंबर, याद है आपको? एक कॉलम होता था, मैंने यहाँ बनाया नहीं लेकिन वो बनाना चाहिए, नोट नंबर। आगे वाले चैप्टर में अपन समझेंगे, ठीक है। तो अब शो इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे मैं बताता हूँ आपको।
तो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट और पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर हम शो करेंगे इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी साइड में। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड है नहीं कुछ, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं, तो मत लिखो अभी, सिर्फ अपन सीधा लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम यहाँ लिख देंगे लोन अमाउंट। ठीक है, और यहाँ ये नोट नंबर है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, इसका अपन लिखेंगे नोट नंबर 1। ठीक है, इसको तो बंद कर देंगे, लेकिन अब उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंटिंग नोट्स। ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे नोट्स, और ये है हमारा नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब नोट नंबर फर्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। क्या डिटेल में बताना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको नोट में डिटेल में ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, ये है नोट किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे लिखा है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, और फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमने क्या इशू की है, डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे हम। ठीक है, और कितने डिबेंचर इशू किए वो यहाँ आ जाएगा, और उसमें लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, ये हम लेस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, नील आ जाएगा, जितना अमाउंट ऊपर उतना का उतना नीचे। अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको मैं। और नीचे लिखेंगे हम बैंक लोन, बैंक लोन, और लोन अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, लोन अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम सिक्योर्ड बाय परसेंटेज डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। बस ये हो गया हमारा। तो ऐसा प्रेजेंटेशन आपको देना है। वापस देख ली, अगर कोई एंट्री नहीं करनी है किस चीज़ की, इशू ऑफ डिबेंचर की, एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जो इशू करेंगे उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, तो एंट्री नहीं करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कहाँ, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। उसके अंदर पहला पॉइंट, 4 पॉइंट होते हैं, याद है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजंस, है ना। तो ए पॉइंट जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर हम ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक लोन सिक्योर्ड बाय परसेंटेज डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और लोन अमाउंट यहाँ लिख देंगे। जब एंट्री करनी होती है तो डिबेंचर इशू करेंगे हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फिर इसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, वो सेम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। लेकिन इसका हम नोट बनाएंगे एक, वो नोट नंबर यहाँ लिखेंगे, और नोट में हम लिखेंगे इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में कि इसके अंदर ये अमाउंट कहाँ से आया। तो ये अमाउंट के अंदर हम डिबेंचर लिखेंगे जितने वाले हैं वो, उसमें से लेस कर देंगे ये वाला डिबेंचर सस्पेंस, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम बैंक लोन, लोन अमाउंट इधर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय परसेंटेज डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। तो ये हुआ आपका अकाउंटिंग के 2 मेथड। अभी मैं इसका करा रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल है अपनी विजय लिमिटेड। ठीक है, तो विजय लिमिटेड जो है उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। विजय लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम SBI बैंक, ठीक है, ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड पुट 6% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। ठीक है, गिव एंट्रीज 6% डिबेंचर
ये पूरा लिखा ही नहीं है अपन ने, पुट 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़, कितने रुपए के डिबेंचर ऑफ रुपीज़, मान लेते हैं 6 लाख, ठीक है, पुट 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 6 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ठीक है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आपको दोनों मेथड करने हैं, ये मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लोन अमाउंट पता कीजिए, लोन अमाउंट कितना है 5 लाख, और डिबेंचर कितने परसेंट वाले हम बदले में गिरवी रख रहे हैं 6% डिबेंचर, और कितने रुपए के हैं 6 लाख रुपीज़ के, ठीक है। ऑफ 100 ईच अगर वो है तो ठीक है, ठीक है। यहाँ तो रुपीज़ में दे रखा है, मतलब पूरे ही हैं। अगर वो ये ऐसे लिखा होता जैसे 60,000 डिबेंचर एट द रेट ₹10 ईच, तो हम मल्टीप्लाई करके 6 लाख ले लेते, ओके, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग मेथड करते हैं फर्स्ट, ठीक है, मेथड हमारा फर्स्ट, यहाँ से सॉल्यूशन है इसका, मेथड फर्स्ट से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक एंट्री तो कॉमन है, आपको पता ही है। कौन सी एंट्री कॉमन है? एंट्री कॉमन है लोन लेने की, वो तो करेंगे या करेंगे, है ना। आप जनरल बना के करना, मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए मुझे, है ना। एंट्री हमेशा जनरल बना के होती है। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI, कितना लोन लिया? लोन अमाउंट 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी, जो मैंने कॉमन एंट्री बोला था ना वो। सेकंड, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, है ना। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सेकंड वाला, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि अपन मेथड ही वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड, हम इसको शो कर देंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर, शो इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो शो कर देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट। ये नोट नंबर, या आ गया का बैलेंस शीट, ऊपर लिख देंगे ABC लिमिटेड, ठीक है। फिर लाइबिलिटी, नोट्स नंबर और रुपीस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है नहीं, कुछ एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं। थर्ड नंबर सीधा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम लिखेंगे A नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने बोला था कौन सा अमाउंट लिखना है? लोन वाला। लोन कितने का है? 5 लाख का, तो यहाँ लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे 5 लाख रुपए, ये बैंक लोन है, ठीक है। और ब्रैकेट में इसके हम ज़रूर बताएंगे, क्या बताएंगे ब्रैकेट में? हम बताएंगे बैंक लोन secured by 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़, डिबेंचर कितने हैं? ये रहे 6 लाख के, वो यहाँ लिखना है। डिबेंचर 6 लाख, बैंक लोन सिक्योर्ड बाय 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 6 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। बस हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड मेथड पर। ये आपका फर्स्ट मेथड का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। ये मेथड आपका यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, मेथड सेकंड, ठीक है। इसमें एक कॉमन एंट्री है, वो तो करेंगे कौन सी? बैंक लोन लेने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो तो दोनों में होती है, टू SBI, कितने? लोन अमाउंट से। लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है बेटा। सेकंड, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, इसकी एंट्री क्या करेंगे? मैंने बताई थी अभी आपको, इसकी एंट्री करेंगे हम, ब्लू पेन से कर दूँ, साफ दिखेगी, हाँ। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर,
ठीक है। कितने अमाउंट से करेंगे? डिबेंचर्स कितने के हैं? 6 लाख रुपए की, तो 6 से होगी 6 लाख। उसके बाद थर्ड क्या होगा? शो इन बैलेंस शीट, और नोट भी बनाना पड़ेगा, तो इसको हम शो कर देते हैं इन बैलेंस शीट। BS मतलब बैलेंस शीट, कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा ही बनाते हैं यहाँ, और यहाँ लिख देते हैं नोट नंबर का कॉलम आ गया आपके, ठीक है। ये हो गया अपने बैलेंस शीट, लायबिलिटी पर्टिकुलर, ये हो गया आपका नोट नंबर, और ये हो गया रुपीज़। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर हम शेयर होल्डर फंड नहीं बनाएंगे क्योंकि डिटेल नहीं है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सेकंड नहीं बनाएंगे, डिटेल नहीं है। थर्ड बिल्कुल बनाएंगे, जो नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी तो है हमारे पास, लोन भी है और डिबेंचर भी है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके अंदर ए पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और ये दोनों उसमें आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है ना, लोन एक साल में थोड़ी चुकाना होता है, कई साल लगते हैं लोन चुकाने में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या लिखेंगे? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख, तो ये आ जाएगा। और इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? बैंक लोन सिक्योर्ड बाय 6% डिबेंचर और रुपीज़ कितने के? 6 लाख के, ठीक है। ये बैलेंस शीट हो गई यहाँ। हाँ, यहाँ नोट नंबर इसके सामने ज़रूर डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ये नोट नंबर 1, तो वो हमको बनाना पड़ेगा, ये नोट फर्स्ट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे, ये किसका है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ना, तो हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लंबे समय तक उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक। और इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले डिबेंचर। डिबेंचर कितने के हैं? डिबेंचर है ये रहे 6 लाख रुपए के, या यहाँ से देख सकते हो डिबेंचर, ये 6% है ना, डिबेंचर है 6 लाख रुपए के, और इसमें हम लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। क्या लेस कर देंगे? डिबेंचर सस्पेंस, वो भी कितने के हैं? 6 लाख। तो बाहर कितना हो जाएगा? 0, नील मतलब 0, ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे बैंक लोन, ब्लैक से ही लिख सकते हो, ब्लू का ज़रूरी नहीं है। बैंक लोन, बैंक लोन कितना है? बैंक लोन तो है 5 लाख रुपए, वो यहाँ लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सिक्योर्ड बाय 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 6 लाख इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, ठीक है, ओके। ये हो गया, बस ऐसे शो करना है। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर एग्ज़ाम में बोले कोई फर्स्ट मेथड करो तो फर्स्ट मेथड करना है, एग्ज़ाम में बोले कि सेकंड मेथड लगाओ तो सेकंड मेथड लगाना है, एग्ज़ाम में बोले कि दोनों मेथड से करना है तो दोनों से करना है, एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बोले तो दोनों मेथड से आपको करना है। इसका क्वेश्चन पक्का आता है, लास्ट ईयर आया था, तो हो सकता है अगली बार आ जाए आपके एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बनता है इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, एग्जाम्पल का, और आप इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है, उसका आंसर देना है, ठीक है। हाँ, एग्जाम के अंदर ये एंट्री जो है ना, ये जनरल बना के होगी, मैंने तो यहाँ ऐसे ही कर दी है, जगह नहीं है इसलिए। आप इसको एंट्री को, और उसके नीचे बैलेंस शीट भी आपको जैसे मैंने सॉल्यूशन दिया वैसे ही देना है, बस यहाँ पर जनरल बनाना है इन 2 एंट्रियों के लिए, बस, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे ही करना है आपको, ओके। लाइव क्लास के बारे में बताने वाला था मैं आपको। लाइव क्लास में क्या बेटा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है नेट की। तो मैंने अभी बात करी है उस कंपनी से जिस कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है मेरे पास, तो उनको बुलाया है, तो वो पहले तो नेट की कनेक्टिविटी सुधारेंगे, उसके बाद लाइव क्लास होगी। सेकंड, लाइव क्लास बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं ना, यहाँ पर सही नहीं होता है। हम लाइव क्लास लेंगे स्क्रीन और वेबकैम और पेन टैब से। पेन टैब क्या होता है? वो राइटिंग हेड होता है ना, उस पर।
तो उसके लिए अभी क्या है कि पेन टैब मेरे पास अभी तक आया नहीं है ना, वेबकैम आ गया, कंप्यूटर है और वो सॉफ्टवेयर वगैरह सब खरीद लिए हैं, केवल और केवल जो है वो पेन टैब आना बाकी है। तो पेन टैब आ जाए और ये नेट की कनेक्टिविटी सही हो जाए, फिर हम लाइव क्लास लेंगे। तब तक हम थोड़ा रिकॉर्डेड ही चलाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए आप, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। या आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी makwana_suresh1, ठीक है। ये लिखेंगे और वहाँ इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी का आपको जो है आईडी मिल जाएगी। वो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अपन डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। एक बेटा आपसे कुछ रिक्वेस्ट है बच्चों से, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टा से मुझे वीडियो कॉल करते हैं। बेटा प्लीज़ मैं वीडियो कॉल नहीं ले पाऊँगा आपका, अपन चैट से बात कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो कॉल ना करें, ठीक है। अपन लाइव जब मैं यूट्यूब पे आऊँगा तब बात करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अगर लेक्चर आपको और ये सब समझ में आया है तो सबसे पहले लाइक करें, फिर शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा, तभी आप एंड तक देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।